अब देखो पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखो अपने अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखे होंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो और पदार्थ की ये जो अवस्थाएं उन्हें कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं और हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो देखो मुख्य रूप से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। इसके लिए क्रियाकलाप 9 है, जिसमें देखो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें और पेन, किताब और सुई और लकड़ी की छड़ और इन पदार्थों के चारों ओर क्या है, पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विचरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़ित होता है? तो उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का क्या एक निश्चित आकार है और स्पर्श सीमाएं हैं और स्थिर जो आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। और बाह्य बल लगाने पर भी ये क्या है, ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और बल लगाने के बाद ये ठोस टूट जाते हैं या लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये क्या है, दृढ़ होते हैं। अब देखो निम्नलिखित पर विचार करना है कि रबड़ बैंड को क्या माना जाए। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? या स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? ये सभी ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने लेने पर क्या होता है, यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये क्या टूट जाते हैं। चाहे वो शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इनका संपीड़न संभव हो जाता है। अब दूसरी अवस्था है देखो द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के लिए क्रियाकलाप देखो, एक देर का निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना है। कौन? जल है, खाने पकाने का तेल है, दूध है और जूस और शीतल पेयजल है। उसके बाद देखो विभिन्न आकार के बर्तन है। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल लेने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक का आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? और द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? अब देखो प्रेक्षण से हमें पाते हैं कि जो द्रव का आकार है वो आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार के ले लेते हैं और द्रवों में जो बहाव होता है और इनका आकार है बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 4 और 5 के संदर्भ में हमने देखा कि जो ठोस और द्रव का विचरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विचरित होकर जल में घुल जाती हैं और ये गैसें विशेष ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वहन के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विचरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब देखो गैस की अवस्था। देखो आपने कभी उस गुब्बारे वाले के पास ध्यान दिया हो जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वो हवा कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी हवा है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 11 दिखाओ। 100 ml जल की 3 सीरीज लें और उसमें सिरे कोई रबड़ बैंड ट्रे कॉक से बंद करें और जैसा चित्र 4 में दिखाया गया है। सभी सीरीज के पिस्टन को हटा लेते हैं और पहली सीरीज में हवा भरें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। अब देखो पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं और सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश कीजिए। देखो ये सीरीज है और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ और इसमें जो गैस भरी है और पीछे आगे के जो भाग पे उसमें रबर कॉक लगी हुई है। आपने इसमें क्या देखा कि किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से अपने क्या अनुभव लगाया? हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ित कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पतालों में दिया जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैल कर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तब तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव के विचरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का क्या है, अन्य गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से
होता है। अब देखो पदार्थ की तीनों अवस्था देखो, ठोस की जो प्लेट है उसके जो कण है देखो कितने पास पास में, उसकी तुलना में जो द्रव है जो जल है उसके कण क्या है थोड़े थोड़े दूर है ठोस की तुलना में, और जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी उसके जो कण है बिल्कुल दूर दूर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आकर्षण का बल सबसे अधिक कठोर में, उसके बाद किसमें पाया जाता है, द्रव में, और उसकी तुलना सबसे कम किसमें होगा, गैसीय अवस्था में। और आकर्षण बल के कारण क्या है, ठोस अपने जो आकार जो निश्चित रख पाता है, जबकि ये गुण द्रवों और गैसों में नहीं पाया जाता है। और देखो अब गैसीय अवस्था के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण जो आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाता है। अब आगे देखो कुछ प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, क्या वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसके लिए हमें घनत्व के जो क्रम में बढ़ते हुए में लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखो वायु, उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, उसके बाद जल, उसके बाद शहद, उसके बाद है चौक, और सबसे बाद में है लोहा। दूसरा प्रश्न दे रखा है दूसरे का, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो देखो ठोस, द्रव और गैस में देखो सबसे पहले देखो ठोस क्या है, उसका आकार, आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव में क्या है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन क्या आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों में क्या है, आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। अब देखो ठोस में क्या है, गलनांक व क्वथनांक कक्षा के ताप से अधिक होता है, जबकि द्रव में क्या है, गलनांक कक्षा के ताप से कम तथा क्वथनांक क्या होता है, कक्षा के ताप से अधिक होता है। अब देखो गैस में क्या है, गलनांक व क्वथनांक कक्षा के ताप से क्या अधिक होता है। अब देखो ठोस में क्या, कणों के बीच क्या आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि द्रव में आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जबकि गैसीय अवस्था में क्या है, कणों के बीच जो आकर्षण बल है द्रव से कम होता है। अब देखो ठोस में जो विसरण द्रव है वो क्या है, विसरण जो है द्रव और गैसों की अपेक्षा कम होता है, जबकि द्रव में क्या विसरण दर तीव्र होता है ठोस की तुलना में, और गैसों में क्या है सबसे अधिक होता है विसरण दर। अब देखो निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, जैसे दृढ़ता किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थों के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। देखो संपीड़ितता या कंप्रेशन किसे कहते हैं। तो द्रव या गैसीय पदार्थों के कणों के बीच क्या अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं और जिसमें क्या हवा भरी रहती है और जिससे वो दबाए जा सकते हैं, और कुछ गुण को संपीड़ितता कहते हैं। तरलता क्या है, पदार्थों के बहने का जो गुण है वो तरलता कहलाता है। बर्तन में गैस का भरना क्या है, तो देखो गैसों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है और इसलिए उन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है, और इस प्रकार हम एक छोटे बर्तन में भी क्या है, काफ़ी गैस भरी जा सकती है। अब देखो आकार क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो गतिज ऊर्जा वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई बराबर क्या 1/2 mv² कहते हैं, जहाँ m का मान क्या होता है, द्रव्यमान, और v का मान वेग होता है। अब देखो घनत्व क्या है, किसी वस्तु में के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या घनत्व कहते हैं, और घनत्व को हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो कारण बताओ, पहला देखा गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो देखो गैस के कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसमें बहने का गुण होता है, जिससे वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसे वो पूरे बर्तन में फैला जाते हैं। दूसरा देखो गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। जो गैस के अणु जो तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं और जिससे बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं, जिससे क्या है, बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। अगला देखो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। देखो लकड़ी के कण पास होते हैं और अत्यधिक बल से क्या जुड़ जाते हैं, जिससे कि उनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, जो ठोस का गुण है। अतः लकड़ी ठोस है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अगला देखो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो देखो हवा के कणों के बीच के आकर्षण का बल बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए हवा के कणों आसानी से काटे जा सकते हैं और हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि लकड़ी के कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है तथा लकड़ी के कण के आसपास होते हैं। अंततः हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना चाहिए। अब देखो अगला, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का जो घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखो बर्फ़ का जो टुकड़ा है अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा लेता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है।